की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग का चौथा पॉइंट जो था उसमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा पॉइंट था पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम लोग देखे थे जब भूकंप होता है तो 3 प्रकार के तरंगों का उत्पत्ति होता है। पहला पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे और तीसरा एल तरंगे। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने उसकी डिटेल्स पिछली कक्षा में जाना था। अब हम इसके आगे इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे कि जब पृथ्वी में भूकंप केंद्र से जब ये तरंगे शुरू होती है तो कैसे ये पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट करती है। तो पहले हम देखेंगे एल तरंगे। एल तरंगे जो है वो केवल धरातलीय सरफेस पर ही चलती है। दूसरा है पी तरंगे। पी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजर सकती है। ये ठोस, तरल तथा गैस, ये तीनों अवस्थाएं से गुजर सकती है। इसलिए ये तरंग पृथ्वी के बीचों बीच पूरे क्रोड के भाग से होते हुए पूरे पार तक जाती है। इस तरंग में जो है वो तरल अवस्था से नहीं गुजर पाती और वो लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों का कुछ व्यवहार होता है, कुछ आचरण होता है, जिसके अनुसार वो पृथ्वी की आंतरिक भागों में गतिशील होते हैं। तो हम इस भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। भूकंपीय तरंगों, पहला जो इनका व्यवहार है, भूकंपीय तरंगे जब अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती है तो उनका वेग अधिक हो जाता है। इसी प्रकार ठीक इसके विपरीत जब ये कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती है तो इसका वेग घट जाता है। ये पहला उनका गुण है व्यवहार से संबंधित। दूसरा भूकंपीय तरंगों का व्यवहार है कि केवल पी तरंग ही पृथ्वी के क्रोड से गुजरती है, किंतु पी तरंग का भी क्रोड से गुजरते हुए उसके वेग में कमी आ जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यस तरंगे केवल तरल पदार्थ से ही गुजरती है। यस तरंगे तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती है, ये केवल ठोस पदार्थ से ही गुजरती है। चौथा है एल तरंगे केवल धरातल पर ही चलती है। और पांचवा है विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए ये सभी तरंगे आवर्तित तथा परावर्तित होती है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन दोनों में, इन तरंगों में होता रहता है। अगला पॉइंट है 2900 किलोमीटर की गहराई पे, जहां पे पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड की शुरुआत होती है, यह तरंगे लुप्त हो जाती है। तो यह दर्शाता है कि बाह्य क्रोड जो है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग का जो क्रोड का जो परत है, उसका बाह्य भाग जो है वो तरल अवस्था में। अगला पॉइंट है पी तरंग ही पृथ्वी के केंद्र को पार करते हुए निकलती है, किंतु विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए इसकी दिशा में
दिशा जो है आवर्तित होती रहती है। और लास्ट पॉइंट है इसमें पी तरंग जो भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है वहां से 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच की दूरी वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती। पी तरंग इस तरंग को तो हम लोग देखे हैं 2900 किलोमीटर पर ही लुप्त हो जाती है और यह तरंग धरातल पर ही केवल चलती है। और पी तरंग जो है वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोण में भी गुजरती है, लेकिन गुजरती है किंतु इसमें भी कुछ आचरण देखा जाता है कि पी तरंग जब पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है तो ये 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच दूरी वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं पी तरंगे आ रही है। ये जो क्षेत्र है 103 से 143 डिग्री वाला जो क्षेत्र है जो इसके भूकंप केंद्र के उद्गम केंद्र से होता है, ये छाया क्षेत्र कहलाता है। ये छाया क्षेत्र कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि किस उद्गम केंद्र से कितने डिग्री के बीच पी तरंग नहीं पहुंच पाती है। तो ये है 103 डिग्री से 143 बीच की दूरी वाले क्षेत्र में कोई भी तरंग पी ही नहीं पहुंच पाती तो और तो एस और एल नहीं पहुंच पाती है, तरंग नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसे शैडो एरिया या छाया क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस लाइन है जो पी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है, पी तरंग है, पी तरंग है। ये डॉटेड लाइन है जो एस तरंग को दिखा रहा है। ये 2900 किलोमीटर की गहराई पे यहाँ पे लुप्त हो जा रही है। ये क्रोड है, क्रोड में ये प्रविष्ट नहीं कर पाती, इसलिए माना जाता है कि क्रोड का पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रोड का जो बाहरी हिस्सा है वो पिघली हुई अवस्था में भूकंपीय तरंग के व्यवहार के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है। पी तरंगे जो है वो क्रोड के अंदर से प्रविष्ट होकर के निकलती है, लेकिन यहाँ पे इसके मार्ग में आवर्तित हो जाती है। यह तरंगे केवल धरातलीय सतह पे चलती है। इस प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम से तीनों तरंग के व्यवहार को समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि भूकंपीय तरंग जो है ये पी, एस और एल, ये जो पृथ्वी के अंदर अपना आचरण करते हैं, विभिन्न चट्टान तथा घनत्व वाले पदार्थों से गुजरते हैं, तो उसके निष्कर्ष के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 परतों में बांटा जाता है। पहला है क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट भूपर्पटी। दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। क्रोड यानी कोर, इसको अंग्रेजी में कोर कहते हैं। क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे ये अधिक मोटा तथा महासागरों के नीचे ये कम मोटा है। यह मुख्यतः चट्टानी पदार्थों से बना हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार जब भूकंपीय तरंग
में जाती है तो इसके वेग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात पहले जो भूकंपीय तरंग का वेग 6.1 प्रति सेकेंड होता है, वो निचली क्रस्ट में जाते ही बढ़कर 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इस प्रकार से यह प्रतीत होता है कि यह अंतर चट्टान में घनत्व बढ़ने से होता है, यानी कि एक कम घनत्व वाली चट्टान, क्रस्ट के ऊपरी भागों में कम घनत्व वाली चट्टान है, जिसमें भूकंपीय तरंगों का जो वेग होता है कम होता है, लेकिन जैसे ही ये निचली क्रस्ट के भाग में जाती है तो इसके वेग में वृद्धि हो जाती है। तो इस घनत्व में अंतर के आधार पर ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य में एक असंबद्धता का सृजन होता है, निर्माण होता है, जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। कोनार्ड असंबद्धता का अर्थ है कि जो एक कंटिन्यूटी चलती रहती है उसमें ब्रेक हो जाता है और फिर ये दूसरे प्रकार से भूकंपीय तरंग आचरण करने लगती है। तो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य में जो असंबद्धता आता है होता है उसको बोलते हैं दूसरा है कि ऊपरी क्रस्ट जो है वो 2.8 घनत्व है ऊपरी क्रस्ट का, जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये महाद्वीपीय भाग का निर्माण करती है तथा निचली भाग में जो क्रस्ट के निचली भाग का घनत्व 3.0 है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और महासागरीय सतह का निर्माण करती है। इस क्रस्ट में सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है और जैसे ही क्रस्ट के निचली परत में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। कोनार्ड असंबद्धता। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है, जबकि निचली क्रस्ट का घनत्व 3.0 है। ऊपरी क्रस्ट ग्रेनाइट चट्टाने से निर्मित है, जिसमें महाद्वीपीय भाग इसके अंतर्गत आते हैं, और निचली क्रस्ट जिसमें महासागरीय सतह आदि आते हैं, उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। भूकंपीय तरंगों के आचरण से यह पता चलता है कि जैसे क्रस्ट के निचली भागों में जाते हैं तो भूकंपीय तरंगों की वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, और यह वृद्धि लगभग 33 किलोमीटर के आसपास 6.9 से बढ़कर 7.9 तथा 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। इस प्रकार से यहां भी एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी का सृजन होता है, जिसको 1909 ईस्वी में ए मोहरविसी नामक विद्वान ने किया था। इसलिए उनके नाम के आधार पर
इसे मोह असंबद्धता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है मेंटल, उसका विस्तार मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल के ऊपरी भाग में घनत्व 3.5 है तथा निचली भाग में घनत्व 4.5 है। इस प्रकार से यहां भी मेंटल में भी दो परत का सृजन होता है, निर्माण होता है। ऊपरी परत में घनत्व कम है जबकि निचली परत में घनत्व ज्यादा है। तो इस प्रकार से घनत्व के आधार पर यहां भी असंबद्धता पाई जाती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं, जो कि घनत्व पर आधारित है। मेंटल के आयतन का 83%, पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% मेंटल में व्यक्त है। मेंटल में प्रमुख रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसी चट्टानों की जैसी खनिज युक्त चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने मेंटल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर की दूरी की गहराई। दूसरा है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई और तीसरा है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई। पहला जो मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है उसमें 100 से 200 किलोमीटर के बीच भूकंपीय तरंगों की गति काफी कम हो जाती है, इसलिए इसे निम्न वेग मंडल भी कहा जाता है। यह एक ऐसा माना जाता है कि पिघला हुआ प्लास्टिक की अवस्था में है, इसलिए इसे हिंदी में दुर्बल मंडल या इसके अलावा इसका नाम एस्थेनोस्फीयर भी है। मेंटल के निचली भाग में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। यह वृद्धि होकर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है तथा चट्टानों का घनत्व जो मेंटल के निचली भाग में 5 था वो बढ़ करके 10 हो जाती है। इससे यहां पर भी एक असंबद्धता का निर्माण होता है जिसे गुटेनबर्ग और विंसर्ट असंबद्धता कहते हैं। उनतीस 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह तरंग जो है वो लुप्त हो जाती है। ये तरंगे 2900 किलोमीटर के आगे क्रोड में प्रविष्ट होती है, किंतु यह तरंग 2900 किलोमीटर की गहराई पे लुप्त हो जाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि क्रोड का बाह्य भाग जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि यह तरंगे जो है वो तरल पदार्थ से नहीं गुजरती, इसलिए ये यहां पे लुप्त हो जाती है। मेंटल के निचले आधार पर गुटेनबर्ग विंसर्ट असंबद्धता से लगभग 6370 किलोमीटर पृथ्वी के
केंद्र तक पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक क्रोड का विस्तार है। क्रोड को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड कहलाता है, तथा 5150 से 6370 तक आंतरिक क्रोड कहलाता है। यह असंबद्धता भी घनत्व से संबंधित है। घनत्व में अंतर के आधार पर यह असंबद्धता प्रतीत होता है। इसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है, क्योंकि बाह्य क्रोड में जहां घनत्व 10 होता है वह बढ़कर निचली क्रोड में 13.6 तक हो जाता है। क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो कि पृथ्वी के आयतन का 16% तथा द्रव्यमान का 32% क्रोड में व्यक्त है। क्रोड के अंदर तापमान, घनत्व तथा दबाव अधिक है। क्रोड के आंतरिक भाग में तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 सेल्सियस तक माना जाता है। इससे प्रश्न ये उठता है कि इतनी अधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी का जो क्रोड है वो पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, किंतु यहां स्पष्ट है कि क्रोड के आंतरिक भाग में दबाव अधिक होने के कारण जो गलनांक, पदार्थों का गलनांक है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ पिघलती नहीं और ये ठोस अवस्था में ही स्थित है। पृथ्वी की आंतरिक परत को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस चित्र को बना सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण चित्र है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, एक अमेरिका की संस्था है, उन्होंने दिया है इस चित्र को। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का सेक्शन दिखाया गया है इसमें। ये पृथ्वी का धरातल है। यहां पे हम लोग गहराई देखेंगे। गहराई किलोमीटर में।
पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है क्रस्ट, वो मात्र 33 किलोमीटर तक की गहरा है। अगर हम इसे धरातल को 0 किलोमीटर मान ले तो ये जो भाग है ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। इसका जो घनत्व है ये ऊपरी भाग में 2.8 और निचले भाग में 3.3। क्रस्ट के नीचे मेंटल का विस्तार है, दूसरा परत आता है मेंटल। आंतरिक भाग में क्रस्ट के बाद जो परत आता है क्रस्ट को हम भूपर पट्टी भी कहते हैं। दूसरा जो है वो मेंटल है। मेंटल का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। इसमें भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में भी विभाजित है। इसको हम पहले इस प्रकार से विभाजित करेंगे, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ये क्रस्ट के जो निचली भाग है यहाँ पे मोह असंबद्धता है, मोह असंबद्धता। इसको मोह असंबद्धता के रूप में पढ़ेंगे। ये 33 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक का जो पार्ट है उसको ऊपरी मेंटल कहते हैं, ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है वो कहलाता है ऊपरी मेंटल के निचले भाग से लेकर के 2900 किलोमीटर का जो भाग है ये कहलाता है निचली मेंटल। निचली मेंटल यहाँ पर घनत्व 4.5 और यहाँ मेंटल के निचली भाग में 5.0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये इसके नीचे रोड में आते हैं तो यहाँ पे घनत्व 10.0 हो जाता है। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक ये बाह्य रोड है। और इसके अंदर जो है 5.5 से 6370 किलोमीटर तक ये आंतरिक रोड है। ये आंतरिक रोड का भाग है। यहाँ घनत्व बाह्य रोड के निचले भाग में 12.3 हो जाता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें पहला जो परत है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रस्ट। क्रस्ट में भी 2 भाग है, ऊपर अपर क्रस्ट और निचली क्रस्ट। उसके बाद भूकंपीय तरंगों के आधार पर आचरण से मोह असंबद्धता की खोज ए मोहरजीत ने 1909 ईस्वी में की थी। मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है उसको मेंटल के अंतर्गत माना जाता है। मेंटल में भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स नामक संस्था ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला जो है वो मोह असंबद्धता से 100 किलोमीटर की गहराई तक, दूसरा है 100 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और तीसरा जो है वो 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई। प्रथम में फर्स्ट और दूसरा जो वर्गीकरण है मोह असंबद्धता से 100 और 100 से 700 को ऊपरी मेंटल माना गया है। ऊपरी मेंटल में भी मोह असंबद्धता से 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है वहां पर वो प्लास्टिक जैसे पिघली हुई अवस्था में है, इसलिए इसको एस्थनो स्फीयर या दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है। यहाँ पर जो ऊपरी मंडल के निचले भाग में 4.5 होता है, यहाँ पे घनत्व निचली मंडल तक 5.0 होता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर के नीचे बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो प्रमाण है वो काफी सत्य के करीब है। ये चित्र जो है इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स संस्था ने दिया है। अब इसके बाद 5वां जो प्रमाण है वो है उल्काओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रभाव। उल्काओं के आधार पर प्रमाण। पांचवा जो सबसे अंतिम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो अप्रत्यक्ष स्रोत जो है उससे संबंधित जो प्रमाण हमें प्राप्त है वो है उल्काओं के आधार पर प्रमाण। उल्काएं जो ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से जब पृथ्वी पर आती है तो उसमें कई परत पाया जाता है। उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी में भी विभिन्न प्रकार की परत पाई जाती है, क्योंकि यो भी एक खगोलीय पिंड है और पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है। उल्का के क्रॉस प्रोफाइल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उसमें भी
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए 5 प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रमाणों के बारे में चर्चा किया है। अब हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न का प्रकार होता है वो होता है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक उत्तर उसमें सही बताना होता है, क ख ग घ। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसका उत्तर 30 शब्दों में ही देना होता है। 30 शब्दों से अधिक में नहीं देना चाहिए। अगर इससे अधिक शब्द में अगर आप उत्तर लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका समय जो है वो और क्वेश्चन के लिए कम बचेगा। और तीसरा जो प्रकार का जो प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न को हम विस्तृत से और लंबे, काफी विस्तृत से इसकी लिखा जाता है। इसके लिए 150 से 200 शब्दों में ये प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संभावित जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो बहुवैकल्पिक प्रश्न जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है वो है निम्न में से कौन भूगर्भ के बारे में जानकारी देने का प्रत्यक्ष साधन है। पहला जो क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न का, निम्न में से कौन भूगर्भ के बारे में जानकारी देने का प्रत्यक्ष साधन है। और इसमें ऑप्शन होगा क होगा भूकंप, ख होगा गुरुत्वाकर्षण, ग होगा ज्वालामुखी, और घ होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन भूगर्भ के बारे में जानकारी देने का प्रत्यक्ष साधन है। यहाँ पे तो समझ के ऑप्शन चुनना है, क्योंकि प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत भूकंप नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, इसमें है ज्वालामुखी। तो इसलिए यहां पर जो उत्तर होगा वो ग होगा, ज्वालामुखी। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे। निम्न में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है या दर्शाता है। स्थल मंडल के भाग को दर्शाता है। और इसमें ऑप्शन है क एवं क्रूड। क है ऑप्शन, ख है मेंटल एवं क्रूड,
भूपर्कटी एवं ऊपरी मेंटल और घ है भूपर्कटी एवं निचली मेंटल। इसमें कौन सा उत्तर होगा? इसमें भूपर्टी एवं क्रोड मिलकर के स्थलमंडल का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेंटल एक अलग लेयर स्थित है। मेंटल एवं क्रोड ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का लेयर है, और यहाँ दो है भूपर्कटी एवं ऊपरी मेंटल ग, और घ है भूपर्कटी एवं निचली मेंटल। तो भूपर्कटी एवं निचली मेंटल नहीं होगा, भूपर्कटी एवं ऊपरी मेंटल इसका सही उत्तर होगा। इसलिए आप लोग इसमें सावधानी करेंगे। तो निम्न में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपर्कटी जो क्रस्ट का भाग है, और मेंटल में जो ऊपरी भाग है, जो मोहो असंबद्धता से 700 किलोमीटर की गहराई वाला क्षेत्र है, इन दोनों को मिला करके भूपर्कटी एवं ऊपरी मेंटल के भाग को मिला करके स्थल मंडल कहा जाता है। अब इसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंग निम्न में से कौन भूकंपीय तरंग चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है? चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है। निम्न में से कौन, ध्यान देना है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन भूकंपीय तरंग चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है? पहला है पी तरंगे, दूसरा है यस तरंगे, क है पी तरंगे, ख है यस तरंगे, और ग है एल तरंगे, और घ है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर निम्न में से कौन भूकंपीय तरंग चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है? तो ये पी तरंग, यस तरंग, एल तरंग, और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है पी तरंग। पी तरंग जो होता है वो चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है। अब फोर्थ हम बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। ये सारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के हैं। अगला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, दक्कन ट्रैप शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? क है सिल्ड, ख है कुंड, ग है प्रवाह, और घ है मिश्र। इसमें प्रवाह, ज्वालामुखी का जो लावा का जो प्रवाह हुआ था, ज्वालामुखी के लावा का जो प्रवाह हुआ, जिससे क्या हुआ कि भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात वाले क्षेत्र में 5000 वर्ग किलोमीटर में प्रवाह के रूप में ज्वालामुखी प्रवाह हुआ, और ये धरातल पर फैल गया, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
इसलिए यहां पर जो उत्तर होगा वो प्रवाह होगा। अब हम लोग इस तरह से बहुवैकल्पिक प्रश्न, 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न को ले लिए। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन कौन से इसमें संभावित प्रश्न हो है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। छाया क्षेत्र क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जब भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उससे संबंधित पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि भूकंप के उद्गम केंद्र से जब पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे आती है तो यस तरंगे लुप्त हो जाती है, पी तरंगे आवर्तित होकर कोड में आती है। फिर भी ये 103 डिग्री से 143 डिग्री 103 डिग्री से 143 डिग्री वाले क्षेत्र को कवर नहीं कर पाती है। ये अपने आवर्तन के कारण पी तरंगे, यस तरंगे तो लुप्त हो जाती है, यल तरंगे धरातल पर ही रहती है और पी तरंगे भी 103 भूकंप के उद्गम केंद्र से 103 डिग्री से 143 डिग्री वाले बीच के वाले क्षेत्र में नहीं जा पाती है और यह क्षेत्र पूरा बच जाता है। इसी को छाया क्षेत्र कहा जाता है। छाया क्षेत्र, शैडो एरिया कहा जाता है। इसको केवल 30 शब्दों में लिखना है, जिसे लिखेंगे कि जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जो भूकंप के उद्गम केंद्र से 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच के कोण पर होती है, जहां कोई भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाता है, उसे छाया क्षेत्र। अब लघु उत्तरीय में दूसरा प्रश्न है, भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, आप लोग इसे खुद करेंगे। मैंने अपने कक्षा में बताया है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस, पी तरंगे, एस तरंगे और यल तरंगे। पृथ्वी की, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन कौन से अप्रत्यक्ष साधन है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने के लिए कौन कौन से अप्रत्यक्ष साधन है? तो हमने बताया था 5 अप्रत्यक्ष साधन है। पहला है अप्रत्यक्ष साधन में, पहला था घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना। दूसरा था तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना। तीसरा था दबाव के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना। और चौथा था भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाण। और पांचवा था उल्काओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाण। तो ये जो है अप्रत्यक्ष साधन है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। अब इसमें जो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके बारे में मैंने थोड़ा दूसरा वीडियो जो इस चैप्टर से संबंधित है, इसी वीडियो की शुरुआत में है, उसमें ये है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। इसमें आप लोगों को उत्तर लिखना है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे और इसे घर पे करेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क, बाहर निकले तो मास्क लगाएं।